नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसकेएम स्टडी पॉइंट्स पर। मैं हूं सर अमन और मेरे साथ है मैडम रिया। तो आइए स्क्रीन पर जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसे पॉइंट टू पॉइंट समझना शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण। तो सबसे पहला पॉइंट कि आखिर ये समाजीकरण है क्या। यहाँ लिखा है एक इंसान के बच्चे का सामाजिक इंसान बनने का सफर। बिल्कुल, मतलब बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें तो जब एक बच्चा पैदा होता है वो तो सिर्फ एक जैविक प्राणी है ना। हाँ, उसे समाज के कायदे कानून तौर तरीके कुछ नहीं पता होते, कुछ भी नहीं। तो समाज में रहकर लोगों से बातचीत करके वो धीरे धीरे समाज के तौर तरीके, नियम और जो मूल्य होते हैं उनको सीखता है। इसी पूरे सफर को हम समाजीकरण कहते हैं। अच्छा, और अगला पॉइंट कहता है कि ये प्रक्रिया पालने से शमशान तक यानी वॉर्म टू टूम तक चलती है। हाँ, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए तो समाजीकरण रुक गया। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता ही रहता है। इसीलिए शायद अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इंसान समाज के बिना रह ही नहीं सकता। उसका अस्तित्व समाज से ही जुड़ा है। और रॉस के अनुसार इसमें हम की भावना का विकास होता है। सही कहा, मतलब व्यक्ति मैं से ऊपर उठता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो समूह या पूरे समाज के बारे में सोचना सीखता है। मैं से हम की तरफ जाता है। और हार्लॉक का भी एक पॉइंट है यहाँ पर। वो मानती हैं कि सामाजिक उम्मीदों के हिसाब से व्यवहार करना ही समाजीकरण है। हाँ, मतलब समाज आपसे जैसा व्यवहार करने की उम्मीद रखता है, आप वैसा करना सीख जाते हैं। एक तरह से यही समाजीकरण है। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा। अब बात करते हैं समाजीकरण के मुख्य प्रकारों की। इसमें पहला है प्राथमिक यानी प्राइमरी समाजीकरण। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी है। ये घर और परिवार से शुरू होता है। अच्छा, मतलब जो पहली सीख मिलती है। जहाँ बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है, संस्कार सीखता है। ये समाजीकरण की नींव है एक तरह से। और नींव के बाद दूसरा प्रकार है द्वितीयक यानी सेकेंडरी। बिल्कुल, जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है, जैसे स्कूल जाता है या दोस्तों के बीच, तो वहाँ जो वो सीखता है वो द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट थोड़ा अलग है, प्रत्याशित समाजीकरण, एंटिसिपेटरी। हाँ, इसका मतलब है कि भविष्य में आप कोई भूमिका निभाने वाले हैं और आप उसकी तैयारी पहले से ही करने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है जो शिक्षक बनना चाहता है, तो वो पहले से ही शिक्षकों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है। समझ गया। और चौथा है पुनः समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। इसमें व्यक्ति अपने पुराने सीखे हुए तौर तरीकों को, व्यवहार को पूरी तरह छोड़ देता है और बिल्कुल नए नियम अपनाता है। ये कहाँ होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेना की ट्रेनिंग या फिर जेल का जीवन। वहां आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नई पहचान अपनानी पड़ती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाजीकरण करने वाले माध्यम कौन कौन से हैं। एजेंसीज, इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है सक्रिय यानी एक्टिव। सक्रिय माध्यम वो होते हैं जहां आपका सीधा संवाद होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि परिवार। हाँ, परिवार तो सबसे महत्वपूर्ण है, फिर स्कूल, दोस्त और पड़ोसी। इन सबसे हम सीधे तौर पर बातचीत करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, और दूसरी श्रेणी है निष्क्रिय, पैसिव। निष्क्रिय माध्यम वो है जहां से हम सिर्फ जानकारी लेते हैं पर संवाद नहीं कर पाते, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कि मीडिया, टीवी या अखबार। बिल्कुल, टीवी, अखबार और पुस्तकालय। हम यहाँ से सीखते तो हैं पर इनसे सीधे बात नहीं कर सकते। चलिए, ये भी स्पष्ट हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है उम्र के साथ समाजीकरण की अवस्थाएं। इसमें पहली है शैशवावस्था। इस अवस्था में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है और उसी से जुड़ा रहता है। और उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 साल की होती है। हाँ, इसे अनुकरण की उम्र कहते हैं, मतलब नकल करने की उम्र। बच्चा जो भी देखता है अपने बड़ों को करते हुए बस उसी की नकल करता है। और फिर तीसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। इसे गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज? हाँ, इसमें बच्चा दोस्तों के समूह में अपनी गैंग में रहना पसंद करता है और वहीं वो खेल खेल में नियम और अनुशासन जैसी जरूरी चीजें सीखता है। अच्छा, और चौथी अवस्था है किशोर अवस्था। ये सबसे कठिन समय माना जाता है।
क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत संघर्ष करता है। वो ये ढूंढ रहा होता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई अवस्थाएं। अब कुछ बड़े विद्वानों के सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। पहला नाम है चार्ल्स कूले का और उनका सिद्धांत है स्वदर्पण। हाँ, लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसके अनुसार समाज हमारे लिए एक शीशे की तरह है, एक आईने की तरह। हम खुद को वैसा ही मानने लगते हैं जैसा समाज हमें दिखाता है। मतलब हमारी पहचान इस पर निर्भर करती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, हम कल्पना करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या राय बना रहे हैं और उसी राय के आधार पर हम अपने बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। ये तो बहुत बहुत गहरा विचार है। अगला सिद्धांत है G.H. मीड का आई एंड मी। आई और मी, इसमें क्या अंतर है? देखिए, आई जो है वो हमारा अपना स्वाभाविक स्वभाव है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, और मी वो हिस्सा है जो हम समाज की उम्मीदों के कारण बनते हैं, जो सामाजिक रूप से सही है। अच्छा, तो हमारे अंदर इन दोनों में एक तरह का संघर्ष चलता रहता है। और तीसरा सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का। उन्होंने बताया कि जीवन की हर अवस्था में व्यक्ति का समाज के साथ एक नया संघर्ष होता है जिसे उसे सुलझाना होता है। ठीक है, अब कुछ व्यवहारिक बातों पर आते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कई कारक हैं, जैसे बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है। इसमें जो लोकतांत्रिक तरीका है वो सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतांत्रिक तरीका मतलब जहां बच्चे को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा उसकी संस्कृति, भाषा और परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सब भी बहुत प्रभाव डालते हैं। और इसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी है। शिक्षक को स्कूल में समूह कार्य मतलब ग्रुप एक्टिविटीज और खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को खुद एक आदर्श व्यवहार पेश करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हें देखकर सीखते हैं, और लड़के लड़कियों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब हम अपनी चर्चा के अंत में आ गए हैं, तो कुछ याद रखने योग्य खास बातें, क्विक टिप्स देख लेते हैं। जरूर। पहला, समाजीकरण का पहला पार्ट हमेशा परिवार से शुरू होता है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। परिवार ही पहली पाठशाला है, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा, विद्यालय औपचारिक समाजीकरण का केंद्र है। इसका मतलब है कि स्कूल में एक योजना के तहत एक फॉर्मल तरीके से सामाजिक नियम सिखाए जाते हैं। और तीसरा टिप है कि खेल का मैदान समाजीकरण के विकास के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि खेल में बच्चे टीम वर्क, अनुशासन, हार जीत को संभालना, ये सब असल में सीखते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं। सही कहा। और आखिरी टिप, मीडिया एक निष्क्रिय यानी पैसिव एजेंसी है। जैसा हमने पहले भी समझा था, मीडिया से हम सिर्फ सूचना लेते हैं, उससे सीधा संवाद नहीं कर पाते, इसलिए वो एक निष्क्रिय एजेंसी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, समाजीकरण। हमने इसके हर पहलू को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।